जी हाँ, साइबर क्राइम ज़रा संभल कर हमारी ये ख़ास पेशकश जहाँ पर हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना चाहिए और कैसे साइबर क्राइम जो आपकी मेहनत, आपकी गाढ़ी कमाई के साथ होता है, उससे आपको बचना चाहिए। हमारे साथ इस ख़ास पेशकश में आज जुड़ गए हैं राहुल त्यागी, को फाउंडर सेफ सिक्योरिटी। राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ख़ास पेशकश में। और कई मुद्दों पर लगातार आपसे बातचीत होती आई है। आज हम लोगों को बताने वाले हैं कि ट्रेडिंग और आईपीओ में जो नुकसान हो रहा है, जो लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, वो असल में किस तरह से लोगों को फंसाया जा रहा है और आपको क्या करना चाहिए। तो एक किस्सा जो हाल ही में हुआ है उसके बारे में दर्शकों को बताते हैं और बाद में चर्चा को आगे ले जाएंगे राहुल आपके साथ। दरअसल हैदराबाद के एक रिटायर्ड प्रिंसिपल के साथ लगभग 8 करोड़, जी हाँ, आपने सही सुना है, 8 करोड़ की ठगी हुई है आईपीओ और ट्रेडिंग के नाम पर। तो दरअसल ये रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब जो हैं, उन्होंने एक व्हाट्सएप के ज़रिए यहाँ पर अप्लाई किया और E26R के ग्लोबल कस्टमर केयर ग्रुप से वो जाकर जुड़े और जुड़ने का मकसद बस इतना था कि जो निवेश है उनका, ज़िंदगी भर की जो उनकी कमाई है, जो पूंजी है, उसको ज़्यादा रिटर्न के लिए कहीं लगा लें। और जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि लोगों का आजकल बहुत ज़्यादा रुझान है शेयर बाज़ार में और लगातार आईपीओ आ रहे हैं और लोगों को ट्रेडिंग करने को लेकर भी उत्साह है। उस चक्कर में प्रिंसिपल साहब ने भी जो है पैसे लगा दिए। आईपीओ में अलॉटमेंट और हाई रिटर्न का वादा उनसे किया गया। रिटायर्ड प्रिंसिपल ने ठग के टिप्स के आधार पर आईपीओ के लिए उन्होंने पैसे दिए और 4 महीने में लगभग 8.1 करोड़ का पूरा ट्रांजैक्शन भी हुआ है। और उतना ही नहीं, जो प्रिंसिपल साहब हैं, जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम हैं, उन्होंने खुद की कमाई के साथ साथ रिश्तेदारों से भी उधार लिया और उधार लेकर पैसे लगाए हैं। तो वित्त साइबर धोखाधड़ी के मामले यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये पहला मामला नहीं है ऐसा जो सामने आया है। इसकी राशि भले ही हम देख रहे हैं करोड़ों में है, लेकिन आप देख सकते हैं कितना गंभीर मामला है। और रिटायर्ड प्रिंसिपल ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने न सिर्फ अपनी कमाई बल्कि अपने रिश्तेदारों की भी कमाई जो है वो पूरी तरह से स्वाहा हो गए इस तरह की धोखाधड़ी में। अच्छा, अब इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम पे जो भी ग्रुप्स हैं, इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे भी हम देख रहे हैं कि लोगों के साथ कई तरह की धोखाधड़ी हो रही है। ये बहुत आम मामले हैं, लेकिन लोगों में जागरूकता की इतनी कमी है और लोगों में इतनी लालसा है पैसे कमाने की। पैसे कमाना गलत नहीं है, लेकिन आपको ये देखना है कि आप किस माध्यम से उसको कमा रहे हैं और किस तरह से जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है, आपको फंसाने के लिए क्या क्या नए नए जाल जो है वो बिछाए जा रहे हैं इसी को लेकर। और ख़ासतौर से स्टॉक मार्केट में आपको रातों रात लोग अमीर बनाने के वादे करते हैं। इस तरह के कई सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पर आपको बोल दिया जाता है कि एक बार आप ट्रेड ले लीजिए और ट्रेड लेने के बाद जो है आपकी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई आप एक दिन में दुगुनी कर लेंगे। इस तरह के वादे किए जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी कंप्लेंट्स भी सामने आई है। लेकिन राहुल के साथ मैं अब जुड़ती हूँ, क्योंकि राहुल, आपसे भी कई बार हमने बात की है। देखिए, जब भी इस तरह का बाज़ार होता है, रेगुलेटर्स ने भी इस बात का कई बार संज्ञान लिया है और रेगुलेटर्स ने भी कहा है कि आपको एहतियात बरतनी चाहिए। लोग भी अपना पैसा जब लगा रहे हैं तो जांच परख कर लगाना चाहिए। रजिस्टर्ड भरोसेमंद जगह पर जाके अपने पैसे निवेश करने चाहिए, लोगों के साथ निवेश करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक जो बात सामने आई है, इन्होंने खुद के तो पैसे लगाए, लेकिन रिश्तेदारों से उधार लेकर भी पैसे लगाए हैं और सारे के सारे पैसे इन्होंने गंवा दिए। जी, बिल्कुल कविता, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और आई थिंक ये एक घटना जो रिपोर्ट हुई है, जो इतने बड़े स्केल पे, और बट आई कैन अश्योर यूज़र्स की, जो कंज़्यूमर आपके जो व्यूअर देख रहे हैं, ये बहुत बड़े स्केल पे एक सिंडिकेट ऐसे काम करते हैं। सबसे पहले जो व्यूअर सुन रहे हैं, आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जितने भी ऑफ़िशियल ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, आप कृपया करके सिर्फ़ उनके ऊपर ही ट्रेडिंग करें। कोई भी जो रेप्यूटेड कंपनी है, उनके एग्ज़ेक्टिव या कोई उनके टीम मेंबर्स, वो आपको व्हाट्सएप पे कभी भी अप्रोच नहीं करेंगे किसी ग्रुप के अंदर आने के लिए। आप ज़ेरोधा ले लें या बाकी और बड़ी कंपनीज़ ले लिए, उनका बिज़नेस मॉडल बिल्कुल क्लीन है, जिस वे में वो काम करते हैं। आप ऑफ़िशियल ऐप है, और इस यूज़ केस में भी अगर आप देखें, जिस कंपनी का नाम लेके इन्होंने जो ऐप डाउनलोड करवाई थी उस यूज़र को, वो कंपनी एक ओरिजिनल कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी है, लेकिन उसका फेक रेप्लिका ऐप बना के इस यूज़र को पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया।
और बहुत सारे इंटरनेशनल लोगों को भी इस क्राइम के अंदर एज अ क्रिमिनल दे हैव एडेड, जिससे ऑथेंटिसिटी बढ़ सके, बिकॉज ये काफी एक प्रिंसिपल स्कूल के आप समझ सकते हैं, वो एक एजुकेटेड पर्सन है, उनको इतनी जल्दी फ्रॉड में लाना बड़ा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू ए नॉर्मल पर्सन। तो इन्होंने एक ग्रुप जाल बना के, जहाँ पे आउट ऑफ इंडिया के कुछ लोग, कुछ फॉरेनर्स, कुछ डिफरेंट डिफरेंट पर्सोना के लोगों को कॉल पे लाके उनको कन्विंस किया व्हाट्सएप पे। उसके बाद एक दो कॉल भी हुई उनके साथ, जहाँ पे उनको एकदम पिच दिया गया, एक्सप्लेन की गई चीजें, कोट पैंट में या कोई ऐसे लोग बैठ के, जैसे ऑथेंटिसिटी लगे। फिर उसके बाद उनको एक एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, जो कि आउट ऑफ प्ले स्टोर में डाउनलोड करवाई गई। कोई भी रिप्यूटेड कंपनी जो भी ट्रेडिंग के अंदर काम करती है या कुछ भी इस तरीके का काम करती है, वो कभी भी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के बाहर जाके आपको कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करवाएगी। और अगर करवाती है तो अगर यूजुअली तो करवाती नहीं है। तो इस फ्रॉड के अंदर भी एप्लीकेशन जब डाउनलोड हुई, वो पेमेंट करते गए एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि वो क्रिमिनल ने बनाई थी। बहुत अच्छा यूआई उसका था, बिल्कुल ओरिजिनल बैंक की यहाँ ट्रेडिंग एप्लीकेशन जैसा लग रहा था। जैसे जैसे वो पैसे अपने डालते गए, वैसे वैसे उनका प्रॉफिट उस एप्लीकेशन के अंदर उनको गलत तरीके से दिखाया गया। जैसे ही वो चेकआउट करने लगे, तो चीजें और खराब होती गई। एक चेकआउट करने के टाइम पे उनको फिर और पैसे मांगे गए, और धीरे धीरे करके 4 महीने के टाइम पे उनका 8.1 करोड़ रुपये निकाल लिया गया। तो यूजर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि कोई भी रिप्यूटेड कंपनी अगर आपको व्हाट्सएप या एसएमएस के थ्रू अप्रोच करती है, आंख बंद करके उसको ब्लॉक कर दीजिए। आपकी जो सतर्कता है वो इसी चीज को ही लेके है, क्योंकि वो दिन में 200 लोगों से या उससे ज्यादा लोगों से बात करते हैं। वो कम से कम 6 महीने से यही काम कर रहे हैं। उनको पता है अपनी पिच का, कि हम क्या ऐसा बोलेंगे जिससे अगला बंदा इंटरेस्ट लेगा। जितना ज्यादा आप इनको तवज्जो देंगे, कन्वर्सेशन और आगे लेके जाएंगे, उतने ही आपके फंसने के चांसेस ज्यादा हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा राहुल, और इस बात पे अच्छा खासा फ़ोकस हमें करना चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि लोग काफ़ी समझदार होते हैं जहाँ तक अपने फाइनेंसेस की बात है। हर किसी को लगता है कि हम काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं। अब हम एक प्रिंसिपल साहब की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ें अपने विद्यार्थियों को और अपने जूनियर्स को और अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, समझाते हैं, ज़िंदगी की उनको चलने की सही राह दिखाते हैं। लेकिन जब उन शख्स के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो इस बात से यही बात समझ में आती है कि लोग कितना हल्के में लेते हैं अपनी जमा पूंजी को, और कितना कम जानते हैं, कितना कम समझते हैं शेयर बाज़ार को या तमाम तरह के आर्थिक विकल्पों को जहां पर उन्हें निवेश करना चाहिए। तो क्योंकि हमें डिजिटल अरेस्ट के बारे में भी बात करनी है राहुल, अब इस पूरे मामले में बताइए कितने मामले अब तक सुलझाए जा चुके हैं, या कैसे मामले सुलझाए जा सकते हैं। तुरंत रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। 1930 एक नंबर है जहां पर हमेशा हम कहते हैं कि लोगों को जो है अपना जो भी उनके साथ फ्रॉड हुआ उसकी जानकारी दे देनी चाहिए। बैंकिंग फ्रॉड्स हैं तो फिर आप बैंक को इत्तला कर दीजिए, वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, या जो भी है ट्रांजैक्शन ब्लॉक करेंगे वगैरह वगैरह। अब सवाल यहाँ पर ये है कि इसके रिपोर्टिंग आई एम श्योर बहुत होती होगी, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं राहुल, लेकिन इनका जो सुलझाने का नंबर है वो क्या उतना हाई है जितने हाई नंबर की ये केसेस हैं? वो आंकड़ा कहाँ तक पहुँचा है कि ये केसेस बस रिपोर्ट हो जाते हैं? क्योंकि ये जो लोग हैं जो इस तरह के स्कैम्स करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इक्विप्ड भी तो होंगे, उनका इंफ्रा इतना तो स्ट्रांग होगा कि आपसे पैसे ऐड कर वो तुरंत पैसों को ट्रांसफ़र कर दे और पैसों को घुमा दें अपने लिए। तो सक्सेस रेट क्या है इन सब का? सो अनफॉर्चुनेटली इसका सक्सेस रेट काफी कम है कविता, बिकॉज आप सोचिए 140 करोड़ के देश के अंदर ये जो स्कैम जो ये लोग करते हैं। अब देखिए, फिजिकल अगर किसी को रोब करना है आपको, तो उसके अंदर काफी रिस्क है। आप अगर इंडिया के किसी भी रिमोट कॉर्नर में बैठ के एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ ये फ्रॉड को अंजाम दे सकते हैं। और अब रिट्रेसेबिलिटी में भी क्या प्रॉब्लम है, यूजुअली ये जो क्रिमिनल्स होते हैं ये पूरा एम्पायर की तरह अपना ऑर्गेनाइज क्राइम चलाते हैं। जैसे आप एक कोई रिमोट गांव के अंदर कोई एक इंसान है जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, उसको ये लुक्र करते हैं कि आपका आधार कार्ड है, हम आपका एक बैंक अकाउंट खुलवा देंगे, हम आपको महीने के 3,000 रुपए देंगे। अब एक नॉर्मल इंडिविजुअल वहां पे जा रहा है, जिस बंदे के पास खाने के पैसे नहीं है उसको 3,000 रुपए पर मंथ देते हैं, और उसका बैंक अकाउंट यूज करते हैं ऐसी ट्रांजेक्शन्स को अंजाम देने में जो विक्टिम से ली जाती हैं। और अगर पुलिस उसको रिट्रेस करके पहुंच भी जाती है कि ये किसका बैंक अकाउंट है या क्या है, बाद में पता लगता है कि जो ये इंसान है उसने अपना डिटेल्स
किसी इंसान को दी थी जो उसको पर पर मंथ एक छोटा-सा अमाउंट देता था, जिसको कोई आइडिया ही नहीं है कि उसके नाम पे इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। तो जब रिट्रेसिबिलिटी पे बात आती है तो ये बहुत कम है। दूसरा यहाँ बैंक का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है जो आई थिंक जिस तरीके से अवेयरनेस उनको करनी चाहिए वो नहीं मेरे ख्याल से तो वो नहीं कर रहे कि अगर एक विक्टिम के ऊपर होता है यूजुअली गवर्नमेंट ये बोलती है कि बैंक ये बोलते हैं कि अगर आपने की ओटीपी शेयर किया है या आपने जानबूझ के पैसे दिए हैं उसको, कोई भी फ्रॉड आपके साथ हुआ है तो हमारा उसमें कोई लेना-देना नहीं है। तो क्या इस चीज़ को लेके बैंकों को कोई नया रूल बनाना चाहिए कि जब डिजिटल फ्रॉड जैसा या कोई ऐसा जिसमें साबित हो जाता है कि वो विक्टिम ने इतना बड़ा अमाउंट खोया है, तो वो कोई जानबूझ के तो उसने खोया नहीं होगा, वो गलती से हुआ है। तो क्या कितनी इमीडिएटली उस बैंक अकाउंट को फ्रीज़ किया जाता है, ये बैंक इसमें थोड़ा-सा मेरे ख्याल से लेट हैं। अगर हमें रिपोर्टिंग होती है और उस बैंक अकाउंट को फ्रीज़ कर लिया जाए, तो वो अमाउंट है बाद में क्लैरिफ़ाई करके उसी अमाउंट को बाद में रिप्लेस करके रिवर्स करके उस बैंक में डाल दिया जा सकता है। लेकिन ये जो टाइम फ्रेम है कि आइडेंटिफ़ाई करना कि ये बैंक अकाउंट एक फ्रॉड है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कितने लोग उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। 1-2 इंडिविजुअल अगर कोई रिपोर्ट करता है तो उसको सीरियसली नहीं लिया जाता। जब बहुत सारे मास रिपोर्ट करते हैं कि हमारे साथ ये रिपोर्ट हो रहा है और ये पैसा किसी न किसी अकाउंट में तो जा ही रहा है। तो अगर वो रिपोर्टिंग सही टाइम से हो जाए और बैंक उसको एक कलेक्टिव वे में देखे, तो ये काफ़ी हद तक ये हम पकड़ तो नहीं सकते क्रिमिनल को एक लाद में, बट एट लीस्ट वो जो डैमेज है जो एक विक्टिम के साथ हुआ है, वो अमाउंट आप फ्रीज़ करके उनको दोबारा से उनके अकाउंट में रिवर्स करवा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए इस मुद्दे से आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास समय भी काफ़ी सीमित है और राहुल, डिजिटल अरेस्ट की हम बात करते हैं। इसका काफ़ी जिक्र हो रहा है और ये क्या कोई नया पैंतरा तो है नहीं ठगी का, या इसको बस एक नया नाम दे दिया गया है? जी देखिए, क्रिमिनल भी टाइम के साथ इवॉल्व होते हैं। अब थैंक्स टू एआई से जिस तरीके की आप ये फिज़िकल आइडेंटिटी आप ले सकते हो किसी भी इंसान की, उसका आई थिंक एक आम इंसान से और कंपनी से ज़्यादा ये क्रिमिनल तरीके से यूज़ कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल से यूज़र्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ जानना है कि सब एक यूज़ केस था जहाँ पे एक इंसान को फ़ोन आता है, वहाँ पे बोला जाता है कि आपके नाम पे एक पार्सल है और आपके वहाँ पे उसके अंदर ड्रग्स है। अब इसको कन्विंस करने के लिए उस यूज़र को कि उस विक्टिम को कि हम पुलिस से ही बोल रहे हैं, वो बोलते हैं कि आपने रिसेंटली इस जगह पे ट्रैवल किया था? वो बोलता हाँ, मैंने तो किया था, मैं था वहाँ पे। फिर उसने बोला कि क्या आपने अपना आधार कार्ड कहीं पे प्रिंट होने के लिए दिया था या नहीं दिया था? वो कहता हाँ, मैंने दिया था इस जगह पे। तो ये क्रिमिनल जो हैं, ये सबसे पहले इंडिविजुअल्स की लिस्ट लेते हैं या जहाँ पे भी आप अपना आधार कार्ड प्रिंट होने के लिए देते हैं या एक फ़ोटोकॉपी के लिए देते हैं, ये सारा सिंडिकेट होता है जो ये डेटा सेल करते हैं। उसके बाद उस आइडेंटिटी से उस बंदे का नंबर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आज एक गूगल सर्च से आप पूरे इंडिया में किसी का भी नंबर, फ़ोन नंबर निकाल सकते हैं। फिर जब आपको वो कॉल आता है, तो आप उसको पता है और सोशल मीडिया से आपका नाम देखो पता कर सकता है कि आप कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्योंकि आप सब कुछ वहाँ पे डालते हैं। तो ये छोटे-छोटे जो मेटा डेटा होता है, एक आम इंसान को पता नहीं है वो क्या-क्या इन्फॉर्मेशन कहाँ-कहाँ दे रहा है। लेकिन ये जो क्रिमिनल जब इन सबको इकट्ठा करता है, तो उसके अंदर से एक स्टोरी निकालता है जो बड़ी कन्विंसिंग लगती है। तो हमेशा आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब भी ये डिजिटल अरेस्ट का या कोई भी पुलिस वाला आपको फ़ोन करे, वो कभी भी आपको व्हाट्सएप पे अप्रोच नहीं करेंगे, वो आपको डायरेक्टली कॉल करेंगे। दूसरा, अगर वो कॉल आपकी लोकल कॉल है, तो आपको वहाँ पे नंबर में ट्रू कॉलर में दिख जाएगा। कुछ केसेज़ में ट्रू कॉलर के ऊपर नाम भी वो चेंज कर लेते हैं। तो वहाँ पे कभी भी जब अरेस्ट होती है, वो कभी भी फ़ोन के थ्रू आपको वो कुछ भी बोले नहीं हो सकती। सिंपल उनको बोलिए आप वारंट हमें दे दीजिए, अगर मेरे नाम पे वारंट है तो मेरे लॉयर्स आके देख लेंगे। तो कोई इमीडिएट अरेस्ट होने नहीं वाली। लेकिन वो हमेशा ये क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जब वो वीडियो कॉल हो रहा है, तो आप कॉल पे बने रहें और तीसरे बंदे की इन्वॉल्वमेंट ना हो। अगर आप उनको बोलते हैं मैं आप किसी से कॉल कर लेता हूँ या कोई भी चीज़ है। दूसरी, व्हाट्सऐप के ऊपर यूजुअली ये क्या करते हैं, अपनी पूरी डीपी लगाते हैं पुलिस की और स्टेटस में लिखा होता है मैं कौन हूँ वगैरह-वगैरह। मेरे जितने पुलिस वाले दोस्त हैं जो लॉ एनफोर्समेंट में, मैंने आज तक किसी भी एक सीनियर ऑफिसर को अपनी यूनिफॉर्म में फोटो लगाते हुए नहीं देखा। और मे बी इट्स अ वेग वे ऑफ लुकिंग एट, बट मेरे केस में मतलब इट्स अ नॉर्मल व्हाट्सएप दे आर हैविंग। तो वहाँ पे वो आइडेंटिटी को प्रूव करवाने के लिए जगह-जगह पे ये इन्फॉर्मेशन डाल के रखते हैं, जो कि एक बड़ी अनयूजुअल है एक आम इंसान के लिए। तो यूज़र को हमेशा याद रखना है, कभी भी अगर आपको ये ऐसा वीडियो कॉल आता है, पहले तो आप उसको कॉल को कट कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। जब भी कोई कानूनी कार्रवाई होती है, वो एक डॉक्यूमेंट के थ्रू होती है, वो आपके घर आएगा, आपका एड्रेस पूछा जाएगा, फिर उसके बाद होगा। और नॉर्मली वो आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आने के लिए कहते हैं, जो भी आपके घर के पास होगा। फ़ोन के ऊपर
अगर आपको बोलता है कि आपका बेटा पकड़ लिया है या बेटी पकड़ ली है इस क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप फ़ोन काट दीजिए, अपने बच्चे से बात करिए और वापस आइए। उस टाइम के ऊपर अगर आप फ़ोन काटते हैं तो दोबारा भी तो वो फ़ोन कर ही सकता है। तो कोई ऐसी अर्जेंसी तो है नहीं कि अगर आपने कॉल कट दिया तो वो आप उसको रीच आउट नहीं कर पाओगे अगर वो ऑफ़िशियल अधिकारी है। और दूसरा, जितने भी पुलिस ऑफ़िसर हैं, ये लॉ एनफोर्समेंट है, उनका भी एक एक आंसरेबल हैं वो गवर्नमेंट के लॉज़ के अकॉर्डिंग। वो कभी भी ऐसे अलाउड नहीं है इस तरीके से किसी भी इंसान को हरास करने के लिए। और वीडियो कॉल पे तो वो बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी बंदा स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता है। तो अगर आपको वीडियो कॉल के ऊपर कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी लॉ एनफोर्समेंट वाला ऐसा धमकाता है कि वो अरेस्ट होने है, तो उसको बोलिए ज़रूर कर लीजिए, मेरे घर पे वारंट भेज दीजिए। इससे आसान तरीका कोई नहीं है। एकदम बेफ़िक्र होके आप उसका कॉल उठाइए और एकदम से बोलिए कि आप मेरे घर पे वारंट भेज दीजिए अगर आप मेरे नाम पे कुछ है तो। This is the only way of doing it. ऑलराइट, मेरे ख्याल से आपने काफ़ी कुछ अपने एक ही जवाब में समझा दिया है राहुल, और मेरे पास समय भी समाप्त हुआ है, लेकिन आपने समय निकाला और साइबर क्राइम ज़रा संभल कर हमारी ये ख़ास पेशकश में आपने शिरकत की। और भले ही हम नए नए तरह के साइबर क्राइम्स और ऑनलाइन फ्रॉड्स की हमेशा बात करते हो, निष्कर्ष हमेशा ये निकल कर आता है कि आपको जागरूक रहना है, आपको मतलब दर्शकों को, निवेशकों को जागरूक रहना है, सतर्क रहना है। जितना हो सके, जितनी जल्दी हो सके, थोड़ा सा जागरूक रहकर आपको शिकायत अपनी जल्द से जल्द दर्ज करानी है। और ख़ास तौर से जब भी हम निवेश की बात करते हैं, फाइनेंशियली बात करते हैं, आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या ऑनलाइन ज़िंदगी की बात करते हैं, थोड़ी सतर्कता, थोड़ी प्राइवेसी का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। राहुल, हमेशा अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद कविता, थैंक यू। चलिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के उस पार साइबर क्राइम के बाद हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की, बिटकॉइंस को लेकर खास चर्चा इस छोटे से ब्रेक के बाद।